हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में समास का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उसमें पहला समास अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना दूसरा टॉपिक यानी दूसरा पॉइंट तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं आज जो समास पढ़ाने वाली हूँ उसे कोई 9th या 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही। मैं रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, सी टेट या एमपी की एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का आधार लेके चलूंगी। ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए समाज के टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो मैं लिखकर दे सकती हूँ कि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आप कोई भी एग्जाम के लिए जाओ उससे पहले एक बार इस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या हमारा? तत्पुरुष समास। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समास की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, क्या आप बता सकते हो? किसे कहते हैं समास? देखिए, सम सनम समास है, यानी दो वर्ग शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। दो शब्दों के, ध्यान रखना, दो शब्दों के या दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको समास कहेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में पहला पॉइंट आता है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसलिए इसे उत्तर पद प्रधान कहते हैं। उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। दूसरा पॉइंट, देखिए दोस्तों, जब हम समास विग्रह करते हैं ना तो उस समय किस पद की प्रधानता होगी, पहले किसको लेंगे, उसके लिए एक सूत्र होता है उपसर्जन संज्ञा, उसका हम प्रयोग करते हैं और उस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसको निर्देश किया जाता है उसी का पूर्व प्रयोग होगा। देखिए सूत्र कौन सा है? उपसर्जन, उपसर्जन संज्ञा। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट पद का पूर्व प्रयोग होगा। पद का पूर्व प्रयोग होगा। अब बात आती है, पूर्व प्रयोग तो हो गया, लेकिन अब लिंग कौन सा होगा, कौन सा वचन होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि समस्त पद का लिंग निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार होगा। लिंग के अनुसार होगा। देखिए ये तीन चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बात याद रखनी है? कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी। और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद मीन्स होता है बाद वाला पद, बाद वाला पद। और क्या कह रहा है? इसको कौन सा समास कहते हैं? उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। इसके बाद उपसर्जन संज्ञा एक सूत्र होता है। ये सूत्र क्या कहता है कि इस समास का जब विग्रह करते हैं तब विग्रह पद का जो समस्त पद बनाएंगे उस समय प्रथमा विभक्ति द्वारा जो निर्देश दिया गया है ना उसको पहले प्रयोग करेंगे। समस्त पद का लिंग निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार होगा। जैसे देखिए क्या एग्जांपल देते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः,
अर्थ क्या हुआ इसका? राजा का पुरुष। तो अब जब इसका शब्द बनेगा, समझ शब्द बनेगा, क्या होगा? राजपुरुष। राजपुरुष। अब देखिए, यहां पर राजा का पुरुष है, यहां पर है प्रथमा विभक्ति, और इसमें है षष्ठी हमारी। इसमें कौन सी आ गई? षष्ठी विभक्ति। तो बताइए, यहां पर लिंग का निर्धारण किससे हुआ? इस पुरुष से। तो राज्य पुरुष है, शब्द क्या बन गया? राज्य पुरुष है। क्लियर? अब देखिए, तत्पुरुष समास को पद की प्रधानता, यह हम कह सकते विभक्तियों के प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा है? तत्पुरुष समास। इसको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कैसे? किसकी प्रधानता के आधार पर? विभक्ति पदों के आधार पर। पहला होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष, और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए क्या होगा व्याधिकरण तत्पुरुष में? देखिए, पहले क्या आ जाएगा इसमें कि विग्रह वाक्य के पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है व्याधिकरण तत्पुरुष समास की, कि विग्रह वाक्य के पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। दूसरा इसका क्या होगा? इसको हम बोलेंगे विभक्ति तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? विभक्ति तत्पुरुष। फिर इसका अगला पॉइंट होगा अवयव अवयवी तत्पुरुष। तीसरा इसमें आ जाता है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष, बहुत से लोगों ने तो पढ़ाई नहीं होगा कि क्या होता है नन तत्पुरुष। देखिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ होता है हमारा कुतत्पुरुष। कुतत्पुरुष। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है हमारा गति तत्पुरुष। गति तत्पुरुष। और लास्ट आता है हमारा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष। यानी हम कह सकते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने हैं? 6 भेद हो गए। कौन कौन सा? विभक्ति तत्पुरुष, अवयवी तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, कुतत्पुरुष, गति तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। क्लियर? अब हम देखते हैं समानादि तत्पुरुष के बारे में। इसमें क्या होता है? समानादि तत्पुरुष में विग्रह वाक्य के पदों में समान विभक्ति होगी। क्या होगी? एक समान विभक्ति होगी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इसमें विशेषण, पूर्व पद, कर्मधारय। विशेषण, पूर्व पद, कर्मधारय। दूसरा आता है विशेष, पूर्व पद, कर्मधारय। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड नंबर पर विशेषण, विशेषण उभयोपदय। विशेषण उभयोपदय, कर्मधारय। फोर्थ नंबर पर आता है उपमान, पूर्व पद, कर्मधारय। फिर आता है उपमेय, पूर्व पद, कर्मधारय।
और लास्ट होगा हमारा द्विगु द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। इस तरीके से हमारे जो तत्पुरुष समास है इसके डिवाइडेशन होता है या इसको बांटा जाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण में विग्रह वाक्य के पदों में अलग अलग विभक्ति होगी और उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। फिर आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। विग्रह वाक्य के पदों में समान विभक्ति होगी, दोनों में समान विभक्ति होगी और उसको क्या बोलेंगे? कर्णधार समास और द्विगु समास। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्याधिकरण तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास? जिसके विग्रह वाक्य के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है उसे क्या बोलेंगे? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते, इससे पढ़ते और इसमें भी पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे विभक्ति तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है? तो इस समास में विग्रह पद के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। किसमें? विग्रह पद के दोनों पदों में। चलो मैं लिख देती हूं इसमें, विग्रह पदों के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। ध्यान रखना है कि जो विग्रह पद होंगे ना उन दोनों में अलग अलग विभक्ति होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम इसका पहला पॉइंट क्या था हमारा? विभक्ति तत्पुरुष, उसके बारे में पढ़ेंगे। विभक्ति तत्पुरुष। अब देखिए इसमें क्या है? विभक्ति तत्पुरुष द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के पदों के साथ जो समास कार्य होता है उसको हम बोलते हैं विभक्ति तत्पुरुष। किसे कहेंगे? द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वाले पदों जो समास होता है, जो पदों का जो समास होता है क्लियर? कि विभक्ति तत्पुरुष क्या होगा? द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वाले पदों का जो समास होगा ना उसे बोलेंगे हम तत्पुरुष समास। तो कौन सा? विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसमें किसका। सबसे पहले देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे हम। सबसे पहले द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका एक सूत्र होता है बेटा, और सूत्र क्या होता है? देखिए, द्वितीया श्रितातीत, द्वितीया श्रितातीत पतित गत्या गता गता अत्यस्त प्राप्त प्राप्ता पंतई, ये सूत्र होता है। अब देखो उच्चारण में थोड़ा सा कठिन है ये, इसलिए देखो द्वितीया श्रिता पतित गत्या अत्यस्त प्राप्ता पंतई। वापस से देख लीजिए, द्वितीया श्रिता तित पतित गता अत्यस्त प्राप्ता पंतई। ये क्या कहता है कि ये जो शब्द है ना इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है हमारा श्रित, फिर आ जाएगा श्रित के बाद अतित, पतित, गत्या, ठीक है, अत्यस्त, प्राप्त और आपंतई। इन शब्दों के साथ आपंतई यानी
आपनतई का मतलब निकलेगा यहाँ आपन। इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कृष्णम श्रुत, कृष्णम श्रुत। अब यहाँ देखिए कृष्ण में द्वितीय है, श्रुत में प्रथमा। जब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? कृष्ण श्रुत, कृष्ण पर आश्रित। क्या हो गया? कृष्ण श्रुत, कृष्ण पर आश्रित। क्या हुआ? इसमें से द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया और यहाँ श्रुत। अब श्रुत में प्रथमा है तो हमारे इसमें भी क्या हो जाएगी? प्रथमा। आगे देखिए देवम श्रुत, क्या होगा इसका? देव श्रुत। दुखम, देखो दुखम अतीत, क्या बनेगा? दुखातीत। क्या बन गया? दुखातीत। कैसे बना? भाई द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया, पीछे के शब्द को जोड़ दिया। चलो अगला देखते हैं इसमें। अब क्या बचा हमारा? पतित्व। गर्तम पतितः, क्या हो जाएगा? गर्त पतितः। इस तरीके से हमारा क्या होता है? इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यहां तक समझ में आया आपके? चलो एक और देखती हूं। सुखम प्राप्त है, क्या बनेगा? सुख प्राप्त है। इस तरीके से हमारी द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे सप्तमी विभक्ति तक का हम ये कार्य करा देंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी जिनके माध्यम से आप इसे और आसान तरीके से समझ सकते हो और आपको नए शब्द भी मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। गमयादि नाम, गमयादि नाम संख्यानम। ये एक सूत्र है। कैसे नाम है इसका? गम्यादि नाम उपसंख्यानम, गम्यादि नाम उपसंख्यानम। ये क्या कहता है कि द्वितीय विभक्ति वाले पदों में, अब पद में कौन सा? गमी पद। कौन कौन से पद आ जाएंगे? देखिए इसमें गमी, गमी के बाद पिपासु, बुभुक्षु, चिकीर्षु, चिकीर्षु और आता है शुश्रु, शुश्रूषु। इन शब्दों के साथ भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा? देखिए देखो एक शब्द समझा देती हूँ आपको, ग्रामम गमी। अब इसमें देखो आपको इसको विस्तार से समझाती हूँ आज। ग्राम, ग्राम शब्द है, इसमें हमने अम प्रत्यय जोड़ा और गमी में लग गया सु। अब ये जो अम है इसका लोप हो जाएगा। इस प्रथम विभक्ति है या प्रथमा, तो इसने इसको निर्दिष्ट किया और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इस ग्राम शब्द को पहले लिखेंगे। क्या बन जाएगा इसमें? देखो ग्राम गमी। पहले क्यों हुआ? क्योंकि उपसर्जना संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा ने क्या कहा था कि जिसमें प्रथम विभक्ति होगी और वो जिसको निर्दिष्ट करेगी उसका पहले प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रथम विभक्ति किसमें? गमी में। इसने निर्दिष्ट किया ग्राम को, इसलिए हमने ग्राम को पहले ले लिया। ठीक है, आगे देखिए। रसम पिपासु, क्या बन जाएगा इसका? रस पिपासु। साथ में आप भी बनाते चलिए, इजी रहेगा आपके लिए। अन्नम बुभुक्ष, क्या हो जाएगा इसका? अन्न बुभुक्ष।
आगे कर्म चिकीर्षु, सॉरी कर्मम चिकीर्षु, क्या बनेगा? कर्म चिकीर्षु। गुरु शुश्रूषु। अब इसका क्या करेंगे? गुरु शुश्रूषु। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इन शब्दों के साथ, इन सभी के साथ क्या हो गया? द्वितीय। देखो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति किन किन पदों के साथ होती है। आपको पद याद रह गए, आप आसानी से इसको कर पाओगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष। इसका एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या है इसका? तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। गुणवचनेन, ये सूत्र क्या कहता है पहले समझिए कि तृतीय विभक्ति के पद, तृतीय विभक्ति के जो पद है तत्कृतार्थेन, उसके द्वारा किया हुआ, ऐसे गुणवाचक शब्दों में क्या हो जाती है? तृतीय विभक्ति, यानी तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाता है। तुर्की में देखिए यहां लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। तृतीय विभक्ति के तत्कृत, इसका अर्थ क्या होगा? उसके द्वारा किया हुआ गुणवाची शब्द के साथ, गुणवाची शब्द के साथ कौन सा समास होगा? तृतीय विभक्ति समास कार्य होगा। कैसे? उसके द्वारा किया हुआ, किसी के द्वारा किया हुआ, जो गुणवाचक शब्द है उन्हीं में होगा। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पर घृतेन पीन है, तीन मिस होता है मोटा, क्या होता है? घृतेन पीन, तीन मिस मोटा, घी के द्वारा मोटा हुआ, तो क्या बन जाएगा इसका? घृत पीन है। कैसे बना? देखिए यहाँ घृत शब्द है, घृत में हमने क्या प्रत्यय लगा दिया, और पीन, पीन में लगाया सु। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या, इसका लोप हो गया, और पीन शब्द इसमें क्या रखना थी? इसने इसको निर्देश कर दिया, किसको? इसको निर्देश किया, इसलिए हमने पहले किसको ले लिया? यहाँ पे घृत शब्द का पहले प्रयोग किया। आगे देखिए, क्रीना कान है, क्रीना मीन्स होता है बीमारी, क्रीना मीन्स क्या है? बीमारी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्री कान, बीमारी से काना। उसके बाद व्यायामेन कृश है, क्या हो जाएगा? व्यायाम कृश, इसका मतलब क्या होगा? व्यायाम से पतला। शुद्ध है, और देखो सुधा तो लता के जैसे रूप चलते हैं, शुद्धिया, और इसमें क्या बोले? धवलम, धवल है, सुधिया धवल है, रूप क्या बन जाएगा? सुधा धवल। आगे देखिए, शलाकया कारण है, क्या होगा इसका? शलाका कारण है, शब्द बन जाएगा।
उसके बाद देखिए कुमकुमेन, कुमकुम, कुमकुम तो जानते हैं ना, तो कुमकुमेन शोण, शोण मीन्स होता है लाल, शोण मीन्स क्या होगा, लाल, तो क्या बन जाएगा, कुमकुम शोण। आया समझ में? इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। ध्यान रखना है किन किन शब्दों के साथ। अरे कुमकुम से लाल किया हुआ, सलाका कान, सलाका से काना हुआ, सुधिया धवल है, सुधा से सुधिया, और सुधा के से कैसे हुआ, साफ सफेद हुआ। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं। क्लियर, लिख लिया? देखिए इसमें अगला क्या है, एक और सूत्र आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और अब वो क्या कहता है, अगला पॉइंट इसका कि अर्थ, किसके, अर्थ पद के साथ, पद के साथ भी, अर्थ पद के साथ भी समास होता है। समास, कौन सा समास होता है, तृतीया, तृतीया तत्पुरुष समास किसके साथ होता, अर्थ पद के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कैसे होगा, अब अर्थ के साथ कैसे होगा, देखिए पठनीन अर्थ है, अब बनेगा तो क्या, पठनी, क्या हो जाएगा इसका, पठनार्थम, सॉरी पठनार्थ है, क्या बनेगा, पठनार्थ है। भाषणीन अर्थ है, भाषणार्थ है। ठीक है, क्लियर है तक? यानी अर्थ शब्द को यूज करेंगे हम, तब भी कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष समास ही होगा। अब देखिए अगला एक सूत्र आता है इसका व्यापार, वो क्या होता है, पूर्व सदृश्य समानो समानार्थ कलह निपुण श्रित सलक्षणई। ये क्या कहता है, देखिए पूर्व सदृश समान अर्थ कलह निपुण श्रित और लक्षणई, इन शब्दों के साथ क्या हो जाता है, हमारा तृतीय तत्पुरुष समास होता है। किन किन शब्दों के साथ होता है, अब ध्यान रखना है, निपुण, यह क्या निपुण हो गया, और निपुण के बाद आ गया हमारा श्रित, क्या होगा, श्रित, और पीछे क्या ना, सलक्षणई, यानी सलक्षण, इन शब्दों के साथ ही हमारा कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास। देखिए उदाहरण से समझिए आप, मासीन पूर्व है, महीने भर से पहले, क्या बन जाएगा, मास पूर्व। पित्रा सदृश्य, सदृश्य है, क्या बनेगा इसके शब्द, पितृ, क्या होगा, पितृ सदृश्य। उसके बाद शब्द लेंगे सम। अब देखिए सम के लिए क्या लेंगे, पादेन सम है, क्या बन जाएगा, पादेन सम, बताइए क्या बनेगा, पाद सम, पैरों के समान, या फिर हम कह सकते हैं मात्रा सम है, मातृ सम,
उसके बाद क्या बच्चा हमारा सम हो गया, आचरेण निपुण, क्या बन जाएगा, चलिए आप बनाइए इसको, आचरेण निपुण आप बनाइए, मैं आगे के बनाऊंगी। वाण्या कलह, क्या होगा, वाणी कलह, गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र, व्यवहारेण सलक्षण, सलक्षण, क्या बन जाएगा इसका, व्यवहार सलक्षण। ठीक है, देखो इन शब्दों के साथ भी कौन सा हुआ हमारा, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं हम अगला, चतुर्थी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये क्या कहता है, इसका एक सूत्र होता है, क्या इसका सूत्र, चतुर्थी पदार्थ, देखो पदार्थ वली हित सुख रक्षितई, रक्षितई। देखिए ये क्या कह रहा है कि तदार्थ, तदार्थ अर्थ वली हित सुख रक्षितई, चतुर्थी तदार्थ अर्थ वली हित सुख रक्षितई, कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पद का तदार्थ पद, अब तदार्थ पद यानी उसके लिए यह, अब किसके लिए, अर्थ बलि हित सुख और रक्षय, इन पदों के साथ चतुर्थी समास हो जाता है। मैं लिख देती हूं, इसमें क्या कहा है कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले अब पद, अंत वाले पद कौन से हैं इसमें, अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, पदों के साथ समास कार्य होता है, समास होता है। अब देखो कौन से, अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, इनके साथ, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए यहां पर, ठीक है, आपको एग्जाम्पलों पर विशेष ध्यान रखना है कि हमें ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पता होना चाहिए इन एग्जाम्पल के बारे में। यू पाए दारू, यू के लिए दारू, दारू का मतलब होता है लकड़ियां, वो हवन सामग्री जाती है ना, उसका प्रयोग हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, अब यहां ये चतुर्थी लगी, क्या बनेगा, यूप दारू। दूसरा होता क्या अर्थ लेंगे, भूतेव्य, भूतेव्य बलि, भूतेव्य बलि, क्या हो जाएगा, भूत बलि। घटाए मृतिका, घटाए मृतिका, घड़े के लिए मिट्टी, क्या हो जाएगा, घट मृतिका, घट मृतिका। उसके बाद गेव्य, गेव्य
हितम, क्या हो जाएगा? गोहितम, गोहितम। और गे भी क्या बना? क्योंकि जो ग शब्द होते हैं उसमें तृतीया सॉरी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या बनता है? गेव्य। इसलिए यह हमारा बन गया गोहितम। उसके बाद है द्वाराय, द्वाराय काष्ठम, दरवाजे के लिए लकड़ी क्या हो जाएगा? द्वार काष्ठम। तो इस तरीके से जब आ जाता है ना यहाँ क्या आ जाता है? उसके लिए यह, उसके लिए यह, इस अर्थ में हमारे कौन सा होगा? चतुर्थी विभक्ति समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास का कार्य हो जाएगा। अगर यह बोल दूं गोव्य सुखम, क्या बनेगा? आप बनाओ। गोव्य सुखम, इसका अब आप बना के बताइए मुझे क्या बनेगा। अब अगला है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। ये इसका एक सूत्र होता है और इसका सूत्र क्या है? पंचमी भयेन। ये सूत्र क्या कहता है कि व्ययवाची, कौन से? व्ययवाची पद। अब व्ययवाची पद में क्या आता है? भय, भीति, भी और भीत के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। सॉरी, तत्पुरुष समास होता है। अब कितने इजी है? पंचमी तत्पुरुष कितना इजी है? भय, भीति, भी और भी सब जिनसे भय लगे उसमें पंचमी हो जाएगा। और पंचमी का मतलब क्या है? जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। सिंपल है। देखिए, हमें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? जब भी बाहर जाते हैं चोरों का, तो हम क्या लिखेंगे? चोराद भयम। अब चोर से भय लग रहा है, क्या हो जाएगा? चोर भयम, चोर भयम। नेक्स्ट, किससे डरे? सिंहात, सिंहात भीति। शेर से डर लगेगा, क्या हो जाएगा? सिंह भीति। गो भी, गोह भी, तो क्या हो जाएगा? गोभी। अभी गोभी खाने वाली गोभी नहीं है, गाय से डर। क्या है? गाय से डर। गोभी वो खाने वाली गोभी नहीं है। गोह भी यानी गाय से डर। एक होता है हमारा भयाद भीतर, क्या बन जाएगा? भयभीत, भयभीत। भय के कारण डरा हुआ व्यक्ति जो होता है ना, हम बोलते हैं ना बहुत भयभीत हो रहा है, क्यों हुआ? चलिए आप बताइए इसका। सर्पात भी बनाइए, क्या बनेगा? क्योंकि सबसे इजी है। अरे पंचमी विभक्ति तो इतनी इजी है, इस देखते ही समझ में आ जाता है। आ रहा है? बनाइए जल्दी से और बताइए मुझे क्या बनेगा। अब देखते हैं हम षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष। देखो इसका क्या होता है? एक सूत्र होता है सिंपल सा, षष्ठी सुपा। ये सूत्र क्या कहता है कि षष्ठी विभक्ति अंत वाले पद का किसी भी शब्द के साथ समास कार्य हो जाता है। कोई भी पद के नाम आराम से, लेकिन किससे आना चाहिए? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी सुपा, षष्ठी विभक्ति अंत वाला पद होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, मैं लिख भी देती हूँ। षष्ठी विभक्ति अंत वाले पद का किसी भी
समर्थ पद के साथ समास कार्य होता है। देखिए कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे आपके लिए एक एग्जांपल देती हूं, अब आप एग्जांपल से अच्छे से समझना। राज्य है कन्या, राज्य है कन्या, बताइए क्या बनेगा इसका? इसका हो जाएगा राज कन्या, कि राजा की पुत्री, राजकन्या। अब यहाँ पर राज्य षष्ठी विभक्ति अंत वाला है, पीछे कन्या शब्द है, शब्द बना के नहीं बना। राज्य है पुरुष है, राजा का पुरुष बनता है। अगला देखिए, राज्य है कार्य, कार्यम, क्या बनेगा? राज कार्यम। आत्मने रहस्यम, रहस्यम, क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? आत्मन। अब आत्मन है तो आत्मन तो नहीं आएगा, आत्म, और क्या जाएगा? रहस्यम। चलिए अब आप बनाइए, मैं तो यहां लिखती जा रही हूं। आत्मन है गति, शब्द आपको ही बनाने हैं। आत्मन है ज्ञानम, सताम गति, स्वामिनः सेवा, स्वामिन सेवा, योगिनः सेवा। बनाइए जल्दी से बनाइए, मुझे भी बताइए क्या बनेगा इनका। तो मैं और कुछ लिख देती यहाँ पर। यूनाम मंडलम, राज्य है पुरुष है, रोगिन चर्या। बनाइए जल्दी से, बना के बताइए इनका क्या बनेगा। ये आपको ही बनाने हैं सारे, और आप बताइए आपके क्या समझ में आया। देखो आत्म गति क्या हो जाता है? आत्मगति ही। आत्मज्ञानम, आत्म ज्ञानम। सताम गति क्या होगा? सताम गति का सदगति, क्योंकि यहां सताम है तो क्या होगा? सदगति। अब इनका आप बताइए, स्वामी का क्या होगा? स्वामी सेवा। चलिए अब आप बना के बताइए क्या समझ में आया। इतनी देर में आपको कितना समझ में आया, क्या आया ये आप बताओगे। ओके, अब हम चलते हैं विभक्ति तत्पुरुष के अंतिम चरण की ओर। अंतिम चरण यानी विभक्ति तत्पुरुष का अंतिम विभक्ति रही हमारी, और वो कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास। अब देखिए इसका नाम ही क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये क्या कहता है कि जहां सप्तमी विभक्ति होगी उसमें तत्पुरुष समास होगा, यानी सप्तमी विभक्ति वाले पदों के साथ। देखिए लिखते हैं, इसका एक सूत्र होता है, और इसका सूत्र क्या होता है? सप्तमी सौंदई, सप्तमी सौंदई, ये एक सूत्र है इसका। और इस सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी विभक्ति वाले, सप्तमी विभक्ति पद वाले पद, सप्तमी विभक्ति वाले पद, वाले पद का स्वर्ण पदों के साथ। अब स्वर्ण पद में कौन से आते हैं? देखिए स्वर्ण पद में आते हैं हमारा, देखो सबसे पहले आ गया स्वर्ण, फिर किताब,
पटु, चतुर, चपल, कुशल, प्रवीण, पंडित, निपुण और धूर्त। धूर्त यानी मूर्ख। इन पदों के साथ, स्वर्ण पदों के साथ समास होगा। सप्तमी विभक्ति का कौन से पद स्वर्ण पदों के साथ? कौन से स्वर्ण? किताब, पटु, चतुर, चपल, कुशल, प्रवीण, पंडित, निपुण, धूर्त। इनके साथ क्या होगा? समास कार्य होगा। कैसे? देखिए, अक्षेषु सौंदर्य, अक्षेषु सौंदर्य क्या बन जाएगा इसका? अक्ष सौंद। दूसरा होता अक्षेषु किताब, क्या होगा इसका? अक्ष किताब। आगे भाषणे पटु, भाषण में चतुर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? भाषणे चतुर, सॉरी भाषणे पटु यानी भाषण और भाषण पटु। बहुत से लोग होते हैं ना, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, सबको परेशान कर देते हैं, इतना बोलते हैं। और कई लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग उसको सुनने जाते हैं। तो वही है भाषणे पटु। धावने चतुर, चलिए इसका आप बनाना, पठने चतुर, इसका आप बनाना, ऊपर वाले का मैं बना देती हूँ, ठीक है? तो धावन चतुर, कटे प्रवीण, कट प्रवीण। अब क्या बचा हमारा? ये तो शब्द बच गए। पंडित, निपुण। तो देखिए, व्याकरणे पंडित क्या बनेगा? व्याकरण पंडित। उसके बाद साहित्य निपुण, साहित्य में निपुण जो होता है इसको क्या बोलेंगे? साहित्य निपुण। स्त्रीषु धूर्तः, स्त्री धूर्त। चलिए बताइए, आपके समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मैं और आगे आपको इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकूं या इससे कुछ अच्छा करके दिखा सकूं। तो इस चीज का ध्यान रखें और जल्द से जल्द मुझे ये चीज बताएं भी कि आपके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? आपने ये अभी बनाया, इसे मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कमेंट करके क्या बनेगा इसका। तब तक हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, यानी इसका दूसरा जो भेद है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और वो दूसरा क्या है इसका सूत्र वो देखेंगे। देखिए, इसका दूसरा जो सूत्र है वो है यार व्यापार। सिद्ध, शुष्क, सिद्ध शुष्क, पक्व, वंधैश्चय, वंधैश्चय। ये क्या कह रहा है? देखिए, ये सूत्र कहता है कि यहां पर कुछ शब्द है, कौन से? सिद्ध, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध। इन पदों के साथ भी सप्तमी विभक्ति का ही समास होगा। कौन कौन से? सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध।
इनके साथ में कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति समास होगा, यानी सप्तमी तत्पुरुष। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति है रसेसु, और रसों में क्या होगा? सिद्ध। क्या बन जाएगा इसका? रस सिद्ध। दूसरा, आतपे शुष्क। आतपे गर्मी में सूख गया, तो धूप में सूखने वाले क्या बोलेंगे? आतप शुष्क। छायायो शुष्क, जिसको छाया में जो सूखता है उसको क्या बोलते हैं? छाया शुष्क। चक्रे बंध, क्या हो जाएगा? चक्रबंध। चक्रबंध। देखिए, इस तरीके से इन शब्दों का भी क्या हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में तत्पुरुष समास के ही कुछ और भेदों के साथ, नए टॉपिक के साथ।